अक्सर जब हम एक बहुत बड़े एक जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के बारे में सोचते हैं तो कुछ बहुत ही जाने पहचाने किरदार दिमाग में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे एक सख्त लेकिन सबका ख्याल रखने वाला मुखिया। सही कहा। और कुछ ऐसे आज्ञाकारी सदस्य जो हमेशा अपने तय रास्ते पर चलते हैं और एक आध ऐसे बागी या विद्रोही भी होते हैं जो हर नियम को तोड़कर हमेशा उल्टी दिशा में ही भागते हैं। मतलब ये तो हर परिवार की कहानी है और हर परिवार को एक साथ बांधे रखने वाली कोई ना कोई अदृश्य डोर तो होती ही है, चाहे वो अनुशासन हो या प्यार। एकदम सटीक बात बोली आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम जिस परिवार की बात करने वाले हैं वो किसी मोहल्ले या शहर का हिस्सा नहीं है। हाँ, बल्कि वो अनंत अंतरिक्ष में बसा हुआ है। बिल्कुल, ये है हमारा अपना सौरमंडल। और आज का ये सेशन उन सभी छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो नवोदय, सैनिक स्कूल, CHS, AMU या मिलिट्री स्कूल जैसी राष्ट्रीय आय और छात्रवृत्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सारी जानकारी कक्षा 6 के भूगोल के पहले पाठ से ली गई है। सही कहा। लेकिन देखिए, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेना काफी नहीं है। हमें यह समझना है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान तभी आपका हथियार बनता है जब आपको उसके पीछे का क्यों और कैसे समझ में आए। सिर्फ ये याद कर लेना कि कौन सा ग्रह कहाँ है वो काफी नहीं है। हाँ, हमें ये समझना होगा कि वे वहां क्यों हैं, है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ब्रह्मांडीय परिवार के मुखिया से शुरुआत करते हैं, यानी हमारा सूर्य। हाँ, सूर्य। सारी ऊर्जा, सारा प्रकाश वहीं से तो पैदा हो रहा है। सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है और वो पूरे परिवार को ऊष्मा देता है। लेकिन क्या? लेकिन यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है। ये तो स्पष्ट है कि सूर्य बहुत विशाल है, लेकिन सारे ग्रह, उपग्रह और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो इसके चारों ओर ही क्यों घूम रहे हैं? अच्छा सवाल है। वे अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे में कहीं दूर क्यों नहीं तैर जाते? वो बंधे क्यों हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब उसी अदृश्य डोर में छिपा है जिसका जिक्र हमने अभी किया था। हाँ, ब्रह्मांड में वो डोर है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। सूर्य का आकार और उसका जो द्रव्यमान है, मास, वो इतना अधिक है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौरमंडल को अपनी तरफ खींच कर रखता है। एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह। बिल्कुल, एक विशाल चुंबक मान सकते हैं आप इसे। एक सेकंड। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ही शक्तिशाली है और वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो सारे ग्रह खिंचकर सीधे सूर्य से टकरा क्यों नहीं जाते? अरे, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वे एक सुरक्षित दूरी पर गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? ये बात थोड़ी अटपटी लगती है ना? हाँ, और यहीं पर भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का असली मजा है। इसे समझने के लिए आप एक धागे में बंधे पत्थर की कल्पना कीजिए। अच्छा, धागे में बंधा पत्थर। हाँ, जब आप उस धागे को पकड़कर पत्थर को तेजी से गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है? पत्थर बाहर की तरफ भागना चाहता है। बिल्कुल, वो दूर जाना चाहता है। लेकिन धागे का खिंचाव उसे अंदर की तरफ खींचता है। अंतरिक्ष में भी ग्रहों की अपनी एक बहुत तेज गति होती है जो उन्हें सीधी रेखा में बाहर ले जाना चाहती है। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उस धागे की तरह उन्हें अंदर खींचता है। इन दोनों बलों के एकदम सटीक संतुलन के कारण। वाव! हाँ, इसी संतुलन के कारण ग्रह न तो सूर्य में गिरते हैं और न ही अंतरिक्ष में खोते हैं, बल्कि एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, राइट? एकदम सही, इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी ये ऑर्बिट एकदम गोल नहीं है, थोड़ा अंडाकार है, और इसी बैलेंस की वजह से सब कुछ अपनी जगह पर टिका है। वैसे सूर्य खुद कोई ठोस जमीन तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बहुत गर्म गैसों का एक धधकता हुआ गोला है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम। और यहाँ दूरियों का जो गणित है, वो सचमुच दिमाग चकरा देने वाला है। क्या आप जानती हैं हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़? हाँ, इस दूरी की विशालता को समझने के लिए प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, उससे बेहतर कोई पैमाना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ब्रह्मांड में प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है।
लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सोचिए। हाँ, और फिर भी उस प्रकाश को 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट, मतलब 8-3 मिनट लग जाते हैं। हाँ, 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास। इसका मतलब तो ये हुआ कि आसमान में जो सूर्य हम अभी देख रहे हैं वो वर्तमान का नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो 8 मिनट अतीत का सूर्य है। वाओ, ये कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा हैरान करता है। तकनीकी रूप से ये एकदम सच है। देखिए, अगर किसी कारणवश सूर्य अचानक गायब हो जाए या चमकना बंद कर दें, जो कि बहुत डरावना विचार है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो तो पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकंड तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ नॉर्मल लगेगा। सब कुछ सामान्य लगेगा। खगोल विज्ञान का यह पहलू हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आसमान में दिखने वाला हर तारा असल में एक टाइम मशीन की तरह है। हम हमेशा अतीत को ही देख रहे होते हैं। क्या बात है। और जब बात आसमान में चमकने वाली चीजों की हो ही रही है तो खगोलीय पिंडों को भी समझना जरूरी है। हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज। राइट। सूर्य, चांद और रात में चमकने वाले अनगिनत तारे, ये सब आकाशीय या खगोलीय पिंड हैं। लेकिन यहाँ अक्सर एक उलझन होती है, मतलब छात्रों को भी होती होगी। कैसी उलझन? देखिए, सूर्य भी तो एक तारा ही है ना। हाँ, बिल्कुल, सूर्य एक तारा है। तो अगर सूर्य एक तारा है तो रात को दिखने वाले बाकी तारे इतने छोटे, मतलब राई के दानों की तरह क्यों दिखते हैं? क्या वे सच में इतने छोटे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दूरी का एक भ्रम है। सूर्य हमारे सबसे करीब का तारा है, इसलिए वो इतना विशाल और चमकीला लगता है। अच्छा। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी हजारों गुना बड़े और अधिक शक्तिशाली हैं। हजारों गुना बड़े। वाओ। हाँ, लेकिन उनकी दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष में होती है, लाइट ईयर्स में। इतनी भयंकर दूरी के कारण उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते केवल एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। समझ गया। और यहाँ एक और बुनियादी अंतर को समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन बच्चों के नजरिए से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप तारों और ग्रहों के बीच के अंतर की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब तारों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है ना, जैसे सूर्य के पास है। उनके अंदर लगातार गैसों की प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं। सही कहा। जबकि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। वे सिर्फ एक विशाल चट्टान या गैस के गोले होते हैं जो अपने नजदीकी तारे, यानी हमारे मामले में सूर्य, उसकी रोशनी को परावर्तित करके, रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। तो मतलब ग्रह खुद नहीं चमकते, वो सिर्फ लाइट बाउंस बैक करते हैं। एकदम सही। तो अब जब परिवार के मुखिया और तारों की कार्यप्रणाली समझ में आ गई है तो बात करते हैं उन सदस्यों की जो इस मुखिया के चक्कर लगाते हैं, यानी हमारे 8 ग्रह। हाँ, हमारे 8 ग्रह। और या मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। बचपन में हम पढ़ते थे कि 9 ग्रह हुआ करते थे, है ना? हाँ, और सबसे अंत में प्लूटो हुआ करता था। यम, बिल्कुल प्लूटो। लेकिन अगस्त 2006 में उसे ग्रहों की श्रेणी से बेदखल कर दिया गया। मतलब आखिर रातों रात एक ग्रह से उसका ग्रह होने का दर्जा कैसे छीना जा सकता है? ये तो प्लूटो के साथ नाइंसाफी है। देखिए, विज्ञान कभी भी स्थिर नहीं रहता। वो नई खोजों के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। तो 2006 में ऐसा क्या हुआ? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU, उन्होंने देखा कि प्लूटो के आसपास उसके ही आकार के कई और बर्फीले पिंड मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब प्लूटो अकेला नहीं था वहां। हाँ, अगर प्लूटो को ग्रह माना जाता तो सौर मंडल में 8 या 9 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा ग्रह हो जाते। बाप रे, 50 ग्रह याद करना तक छात्रों के लिए दुस्वप्न हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने ग्रह होने की परिभाषा को थोड़ा सख्त कर दिया। तो नई परिभाषा क्या थी? नई परिभाषा के अनुसार एक ग्रह को इतना विशाल होना चाहिए कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने रास्ते के आसपास की छोटी मोटी चट्टानों और मलबे को साफ कर सके। मतलब अपना ऑर्बिट क्लियर कर सके। हाँ, प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता था। उसका रास्ता अन्य क्षुद्र ग्रहों से भरा हुआ है, इसलिए उसे हटाकर बौनी ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। ये एक बहुत ही तार्किक कारण है। मतलब अगर आप अपना रास्ता खुद साफ नहीं कर सकते तो बॉस आप ग्रह नहीं है। सही कहा। चलिए उन 8 ग्रहों की बात करते हैं जो अभी भी इस विशेष क्लब का हिस्सा हैं। और यहाँ अंतरिक्ष के उन बागियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बागियों? मतलब जो उल्टे चलते? हाँ, जो परिवार के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुक्र यानी वीनस और अरुण
यानी यूरेनस ग्रह की, ये दोनों तो सच में बहुत अजीब है ना? सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमते हैं, लेकिन ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? ये खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं इसके बारे में? वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में जब ग्रह बनी रहे थे तब अंतरिक्ष में बहुत अराजकता थी। मतलब सब कुछ टकरा रहा होगा? हाँ, बड़ी बड़ी चट्टानें और उल्कापिंड इधर उधर टकरा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि शुक्र और अरुण ग्रहों से कोई बहुत ही विशालकाय खगोलीय पिंड आकर टकराया होगा। ओह, एक भयंकर एक्सीडेंट। बिल्कुल। उस भयानक टक्कर ने इन दोनों ग्रहों को इस तरह घुमा दिया कि उनकी अपनी धुरी पर घूमने की दिशा ही उल्टी हो गई। वाओ। और अरुण ग्रह का तो हाल ये है कि वो अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि वो अंतरिक्ष में किसी लुढ़कते हुए ड्रम की तरह परिक्रमा करता है। मतलब एक ब्रह्मांडीय एक्सीडेंट ने इनकी दिशा ही बदल दी। अगर मैं शुक्र ग्रह पर खड़ा हो जाऊं, जो कि वहां की भयंकर गर्मी के कारण संभव तो नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है, जल जाएंगे आप। हाँ, लेकिन अगर मान लें तो वहां सूर्य पश्चिम से उगेगा और पूर्व में अस्त होगा। एकदम सही। ये सोचकर ही अजीब लगता है। और ग्रहों की बात हो रही है तो एक और बहुत ही आकर्षक चीज है, ग्रहों के छल्ले यानी रिंग्स। हाँ, रिंग्स। जब भी छल्लों की बात होती है तो दिमाग में तुरंत शनि मतलब सैटर्न का नाम आता है। ये सच है कि शनि के छल्ले सबसे ज्यादा चमकीले और स्पष्ट हैं, लेकिन वो अकेला नहीं है। अच्छा, और किसके पास रिंग्स हैं? बृहस्पति, शनि और अरुण, इन तीनों के ही चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति और अरुण के पास भी? हाँ। और सबसे जरूरी बात जो छात्रों को याद रखनी चाहिए वो ये कि ये छल्ले कोई ठोस कंगन या धातु के रिंग नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में अरबों खरबों छोटे बड़े बर्फ, धूल और चट्टानों के टुकड़े हैं जो इन ग्रहों के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके चारों ओर एक ही सीध में चक्कर लगा रहे हैं। मतलब अंतरिक्ष का मलबा है ये। एक तरह से हाँ। और अंतरिक्ष का ये मलबा सिर्फ ग्रहों के छल्लों तक सीमित नहीं है ना? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक पूरी की पूरी बेल्ट है। बिल्कुल, जिसे एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। राइट। ये छोटे छोटे पिंड हैं जो ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे सौरमंडल की इमारत बनने के बाद बचा हुआ ईंट पत्थर का मलबा बस वहीं छोड़ दिया गया हो। हाँ, ये सौर मंडल के निर्माण के समय के ही बचे हुए आदिम टुकड़े हैं। आपने बिल्कुल सही उपमा दी। चलिए, अब अंतरिक्ष के इस मलबे और विशाल गैस के गोलों से थोड़ा जूम इन करते हैं और उस ग्रह पर आते हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी। हमारी सुंदर पृथ्वी। हाँ, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है और पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप सका है। और ऐसी जीवन और हरियाली के कारण इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। सही बात है। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष यात्री दूर से पृथ्वी को देखे तो ये उसे हरी नहीं बल्कि नीली दिखाई देती है। और इसका कारण बहुत ही सीधा है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा महासागरों के पानी से ढका हुआ है। बिल्कुल। अंतरिक्ष से प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी की ये विशाल मात्रा नीली चमक पैदा करती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में एक और आंकड़ा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। आप झुकाव की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पृथ्वी का झुकाव। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, 23.5 डिग्रीज एंड 66.5 डिग्रीज। ये 23.5 और 66.5 का क्या गणित है? मेरा मतलब है अंतरिक्ष में तो कोई ऊपर या नीचे नहीं होता ना, तो ये झुकाव किस चीज से नापा जा रहा है? देखिए, इसे समझने के लिए एक लट्टू की कल्पना कीजिए। लट्टू? जो हम बचपन में घुमाते थे। हाँ, एक लट्टू जो फर्श पर घूम रहा है। अगर वो लट्टू एकदम सीधा न होकर थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमे तो उसे झुकाव कहेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब अंतरिक्ष में फर्श तो नहीं है, लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जिस अदृश्य रास्ते पर यानी अपनी कक्षीय सतह पर चलती है, ऑर्बिटल प्लेन पर, हाँ, उसी प्लेन को फर्श मान लिया जाता है। उसी सतह से नापने पर यह झुकाव 23-23.5 डिग्री आता है। अच्छा, अब समझ आया। और ये झुकाव कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। मतलब
इसका क्या असर होता है? इसी 23-23.5 डिग्री के झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर सर्दियां, गर्मियां और बरसातें आती हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, अगर ये झुकाव न होता तो पृथ्वी पर कोई मौसम नहीं बदलता, हर जगह साल भर एक सा ही मौसम रहता। मतलब हमारा पूरा जीवन चक्र, हमारी खेती, हमारे त्योहार, सब कुछ उस 23.5 डिग्री के झुकाव पर निर्भर है। बिल्कुल। वाह, कितनी अद्भुत बात है। और पृथ्वी का जिक्र हो तो उसके सबसे वफादार साथी को कैसे भूल सकते हैं? चंद्रमा। हाँ, हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। राइट। उपग्रह या सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। वे ग्रह का चक्कर लगाते हैं और क्योंकि ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए उपग्रह भी परोक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही शानदार ब्रह्मांडीय नृत्य चल रहा है यहाँ, जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर घूम रहा है। हाँ, लेकिन अंतरिक्ष हमेशा इतना शांत नहीं रहता। मतलब यहाँ एक ऐसा सच है जो बचपन की बहुत सी यादों को चुनौती देता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? अक्सर रात में आसमान से किसी तेज रोशनी को गिरते देख उसे टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार मान लिया जाता है ना? अरे हाँ, और लोग तुरंत आंखें बंद करके मन्नतें मांगने लगते हैं। मैंने भी कई बार मांगी है। तो मैं बता दूं, विज्ञान की नजर से देखें तो ये खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। मतलब वो टूटते हुए तारे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। सोचिए, तारे तो हमारे सूर्य से भी हजारों गुना बड़े होते हैं। सही बात है। अगर कोई तारा सच में टूटकर पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। बाप रे। तो फिर वो असल में क्या होते हैं जिन्हें हम गिरते हुए देखते हैं? असल में जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वे उल्का पिंड या मीटेरॉइड्स होते हैं। उल्का पिंड? हाँ, वही अंतरिक्ष का मलबा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन वो इतने चमकते क्यों हैं गिरते समय? इसके पीछे एक पूरी भौतिक प्रक्रिया है। देखिए, जब अंतरिक्ष में भटकता हुआ कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत करीब आ जाता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसे खींच लेती है। बिल्कुल, भयंकर गति से अपनी ओर खींचती है। ये गति कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक बहुत घना आवरण है ना? हमारा एटमॉस्फेयर। हाँ, जब वो पत्थर इस हवा में प्रवेश करता है तो हवा के कणों के साथ उसका भयानक घर्षण यानी रगड़ पैदा होती है। फ्रिक्शन। हाँ। अच्छा, जैसे हम सर्दियों में अपनी दोनों हथेलियों को तेज रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाती हैं। एकदम वही सिद्धांत। लेकिन यहाँ गति इतनी भयानक होती है कि उस रगड़ से पैदा होने वाली गर्मी पत्थर को तुरंत जला देती है। ओह। वो जलता हुआ पत्थर आसमान में प्रकाश की एक चमकीली लकीर खींचता हुआ राख में बदल जाता है। और ऐसी चमक को लोग टूटता हुआ तारा समझ लेते हैं। हाँ, तो अगली बार कोई मन्नत मांगे तो उसे पता होना चाहिए कि वो अंतरिक्ष में जलती हुई एक छोटी सी चट्टान से मन्नत मांग रहा है। विज्ञान वाकई दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। चलिए, अब पृथ्वी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सौरमंडल के सभी ग्रहों के बीच एक त्वरित तुलना करते हैं। हाँ, ग्रहों का डेटा बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तालिका में रंगों और समय का एक बहुत ही शानदार खेल छिपा है। अगर रंगों की बात करें तो मंगल ग्रह लाल है, अरुण आसमानी है और वरुण गहरा आसमानी है। लेकिन बृहस्पति के बारे में एक बात है। क्या बात है? बृहस्पति गुलाबी रंग का बताया जाता है, मतलब पिंक। ये कैसे संभव है? किसी भी ग्रह का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सतह पर या उसके वायुमंडल में कौन से रसायन मौजूद हैं। अच्छा, केमिकल्स की वजह से? हाँ, जैसे मंगल लाल इसलिए है क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की भारी मात्रा है। आयरन ऑक्साइड? सरल भाषा में कहें तो वहां की मिट्टी में जंग लगी हुई है, रस्ट। वाओ, जंग लगी हुई मिट्टी। हाँ, और अरुण और वरुण का नीला या आसमानी रंग उनके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण है। मीथेन? हाँ, मीथेन लाल रोशनी को सोख लेती है और बृहस्पति के बादलों में अमोनिया और अन्य जटिल रसायन होते हैं। अमोनिया। यही रसायन सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके लाल, भूरे और गुलाबी रंग के तूफानी बैंड्स बनाते हैं। मतलब ये रसायनों का एक ब्रह्मांडीय पेंट बॉक्स है। सचमुच कमाल का है। लेकिन रंगों से भी ज्यादा जो बात दिमागी कसरत करवाती है वो है इन ग्रहों पर समय का चक्र। हाँ, वो तो बहुत ही अद्भुत है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध यानी मर्क्यूरी बहुत तेजी से दौड़ता है और सिर्फ 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब बुध ग्रह पर एक साल सिर्फ 88 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन शुक्र यानी वीनस के जो आंकड़े हैं
वे तो मतलब वे भौतिकी के सामान्य नियमों को ही चुनौती देते नजर आते हैं। बिल्कुल, शुक्र के आंकड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा हॉट टॉपिक रहते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल उल्टे प्रतीत होते हैं। एक सेकंड, इसे जरा ध्यान से समझते हैं। दिन का मतलब है किसी ग्रह का अपनी धुरी पर घूमना यानी रोटेशन, और साल का मतलब है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाना यानी रेवोल्यूशन। सही है। तो शुक्र को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। हाँ, 225 दिन। लेकिन उसे अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 243 दिन लग जाते हैं। मतलब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने से ज्यादा समय खुद अपनी जगह पर घूमने में कैसे ले सकता है? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? अजीब? क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है? तकनीकी रूप से यही निष्कर्ष निकलता है। ये तो पागलपन है। ऐसा क्यों है? देखिए, शुक्र का गुरुत्वाकर्षण और उसकी आंतरिक संरचना कुछ ऐसी है कि वो अपनी धुरी पर बेहद धीमी गति से घूमता है। कितनी धीमी? इतनी धीमी कि पृथ्वी पर आराम से टहलता हुआ कोई इंसान शायद शुक्र के घूमने की गति से ज्यादा तेज चल रहा हो। वाओ! हाँ, इसी धीमी गति के कारण ही उसका एक दिन इतना लंबा हो जाता है। यह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड में समय और गति हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर किसी का जन्मदिन शुक्र ग्रह पर मनाया जाए तो साल पहले खत्म हो जाएगा और दिन बाद में। ये अकल्पनीय है। बिल्कुल। और उपग्रहों के मामले में भी, मतलब मून्स के मामले में ग्रहों के बीच भारी प्रतियोगिता चल रही है। हाँ, मून काउंट भी बहुत दिलचस्प है। बुध और शुक्र के पास एक भी चांद नहीं है, बिल्कुल शून्य। पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास 2 छोटे चांद हैं। लेकिन जब हम गैस के दानवों की तरफ बढ़ते हैं, यानी जुपिटर और सैटर्न की तरफ, राइट, तो वहां उपग्रहों का मेला लगा दिखता है। बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं और शनि के पास सबसे ज्यादा 145 उपग्रह। हाँ, 145। इतने सारे चांद एक ग्रह के पास कैसे आ सकते हैं? इसका सीधा संबंध उन ग्रहों के विशाल आकार और उनके भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल से है। फिर से ग्रेविटी। हाँ, वे इतने विशाल हैं कि अंतरिक्ष से गुजरने वाला कोई भी क्षुद्र ग्रह या बड़ा पत्थर अगर उनके करीब आ जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण उसे पकड़ लेता है और उसे अपना चांद बना लेता है। बिल्कुल, और अपनी चारों तरफ चक्कर लगवाना शुरू कर देता है। इसलिए बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि वैज्ञानिक नई नई खोजें करते रहते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को ये ताज़ा आंकड़ा जरूर याद रखना चाहिए कि शनि अभी 145 चंद्रमाओं के साथ रेस में सबसे आगे है। एकदम सही। 145 चांद वाला आसमान, ये कल्पना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। चलिए अब इस सौर मंडल से बाहर निकलते हैं और कैमरे को पूरी तरह से जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं, द बिगर पिक्चर। हाँ, क्योंकि रात के आसमान में सिर्फ तारे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, उन तारों से बनी कुछ आकृतियां भी हैं जिन्हें हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और खगोलविदों ने पूरे आसमान को कुल 88 नक्षत्र मंडलों में बांटा है। 88 कॉन्स्टेलेशंस, और इनमें से कुछ के नाम तो बहुत मशहूर हैं, जैसे ओरायन, जिसे शिकारी भी कहते हैं, और इसा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहते हैं, और कैनिस मेजर या ग्रेट डॉग, और एक स्मॉल बेयर भी है। हाँ, और भारत में इस स्मॉल बेयर या अर्सा माइनर के हिस्से को एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, सप्तर्षि मंडल, जो 7 तारों का एक बहुत ही स्पष्ट समूह है। राइट। आपको पता है, प्राचीन काल में जब जीपीएस या कंपास नहीं होते थे, तब नाविक और यात्री इन्हीं तारों की आकृतियों को देखकर अपना रास्ता तय करते थे। खासकर उत्तर दिशा दिखाने वाले ध्रुव तारे को देखकर, है ना, पोल स्टार। बिल्कुल, वो महासागरों और रेगिस्तानों में इसी की मदद से नेविगेट करते थे। और अब ब्रह्मांड की संरचना के सबसे बड़े पदानुक्रम यानी हिरार्की को डिकोड करते हैं। इसे एक पते या पोस्टल एड्रेस की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब अगर कोई अंतरिक्ष का निवासी किसी का पता पूछे तो वो कैसे बताया जाएगा? हम पृथ्वी पर हैं, जो एक सौर मंडल का हिस्सा है। कई सौरमंडल और अरबों तारे मिलकर एक विशाल समूह बनाते हैं जिसे मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। और हमारी उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे या आकाशगंगा है। मिल्की वे। और इसका आकार सर्पिलाकार है, यानी ये एक घूमती हुई स्पाइरल तश्तरी जैसी दिखाई देती है। हाँ, और फिर ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं आपस में मिलकर उस अनंत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द सामने आता है, निहारिका, निबुला। ये क्या होता है? देखिए, निहारिका को तारों का मैटर्निटी वार्ड या जन्म स्थान कहा जा सकता है। मैटर्निटी वार्ड, वाओ। हाँ, ये अंतरिक्ष में फैले गैसों,
ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, और धूल के बहुत विशाल बादल होते हैं। इन्हीं बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें आपस में सिकुड़ती हैं, गर्म होती हैं, और फिर एक धमाके के साथ एक नए तारे का जन्म होता है। क्या बात है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम इंसानों को जिस पृथ्वी के इतने विशाल होने का भ्रम है, वो इस सौरमंडल के सामने एक बिंदु भर है। बिल्कुल। और हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में एक धूल के कण से भी छोटा है, और हमारी आकाशगंगा इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। ये स्केल वाकई दिमाग को सुन कर देने वाला है। हाँ यार। और यही विज्ञान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराकर हमारे अंदर विनम्रता पैदा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने ब्रह्मांड की उस पूरी मशीनरी को खोल कर देखा। हाँ, हमने गुरुत्वाकर्षण की उस अदृश्य डोर को समझा जो सूर्य से लेकर सबसे दूर स्थित ग्रहों को बांधे रखती है। हमने शुक्र और अरुण के उल्टे घूमने के पीछे की भयानक टक्करों की थ्योरी जानी, और ये भी समझा कि कैसे शुक्र का दिन उसके साल से भी लंबा हो जाता है, जो कि बहुत ही अजीब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने टूटते तारों के पीछे छिपे वायुमंडलीय घर्षण और जलती चट्टानों के विज्ञान को डिकोड किया। तो अब कोई मन्नत नहीं मांगेगा। हाँ, देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सिर्फ एक अध्याय नहीं है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव से लेकर शनि के 145 चंद्रमाओं तक के आंकड़े, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारा ब्रह्मांड कितने सटीक नियमों पर चल रहा है। एकदम सही। और विदाई से पहले हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जिस पर आप आराम से बैठकर मंथन कर सकते हैं। वो क्या है? देखिए, आज चर्चा हुई कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ज्ञात हरित और नीला ग्रह है जहां जीवन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी एक अकेली मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों तारे और सौरमंडल हैं, हाँ, और इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं लगातार फैल रही हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि इस अकल्पनीय विशालता में किसी अनजान तारे के चक्कर लगाता हुआ हमारी ही पृथ्वी जैसा कोई दूसरा नीला और हरा ग्रह भी मौजूद हो? बिल्कुल संभव है। और क्या पता उस ग्रह पर भी कोई हमारे ही तरह इस अनंत अंतरिक्ष को देखकर ये सोच रहा हो कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? वाओ, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो अंतरिक्ष के इस रहस्यमयी परिवार और उसकी अदृश्य डोर की गुत्थियां सुलझाते हुए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली गहन चर्चा में।